आज हम डिस्कस करेंगे कि मोड्स ऑफ वेंटिलेशन क्या है। तो जिस तरीके से हम मोबाइल फोन में अलग अलग मोड यूज करते हैं, साइलेंट मोड होता है, एरोप्लेन मोड होता है, उसी प्रकार से वेंटिलेटर में हम मोड्स को यूटिलाइज करते हैं। अब मोड्स को समझने के लिए हमको यह चीज देखना है कि यहाँ पे काम करते हैं दो वेक्टर। एक, जैसे प्रेशर जितना आप अप्लाई करोगे उतना वॉल्यूम डिलीवर होगा। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम डिलीवर होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब अच्छे से वॉल्यूम डिलीवर होगा और बाद में उसका एक लिमिट आ जाएगा। तो आइडियली हम देखें तो हमको वॉल्यूम पे फोकस करना है। हमारा मेन पर्पस है वेंटिलेशन का कि पेशेंट को वॉल्यूम देना है, वॉल्यूम ऑफ एयर देना है। तो इसलिए हमें इसको टारगेट करना होता है। लेकिन अगर लंग्स का कॉम्प्लायंस अच्छा नहीं है, लंग्स थोड़े से स्टिफ है, तो ज्यादा प्रेशर लगेगा। अगर एक पेशेंट के लंग्स अच्छे हैं, उसको आपको 100 ml वॉल्यूम देना है तो प्रेशर कम लगेंगे। लेकिन अगर कोई पेशेंट है जिसका लंग्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपको ज्यादा प्रेशर लगेगा सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम डिलीवर करने के लिए। तो इसी के ऊपर डिपेंड करते हुए उन्होंने इसको दो इसमें डिवाइड कर दिया है, मोड्स ऑफ वेंटिलेशन को। एक वॉल्यूम कंट्रोल और दूसरा प्रेशर कंट्रोल। अब वॉल्यूम कंट्रोल मीन्स यहां पे जैसे नाम सजेस्ट करता है कि यहां पे आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप एक वॉल्यूम सेट करेंगे। तो जब आप ये मोड सिलेक्ट करेंगे तो वेंटिलेटर पे एक बटन एक्टिव हो जाएगा जिसमें लिखा होगा टीवी, टाइडल वॉल्यूम, और आप इसको सेट कर सकते हो। तो समझो ये हम अराउंड सेट करते हैं 6 to 8 ml पर kg ऑफ आइडियल बॉडी वेट। तो समझो मुझे किसी पेशेंट को देना है 100 ml ऑफ टाइडल वॉल्यूम, तो मैं उसे नॉब को सेट कर दूंगा 100 ml। ये हम वेंटिलेटर पे भी देखेंगे बाद में सब्सिक्वेंट क्लासेस में। तो मैंने टाइडल वॉल्यूम सेट कर दिया 100 ml पर, 100 ml के हिसाब से टाइडल वॉल्यूम सेट कर दिया। तो ये वेंटिलेटर कैसे भी करके ये 100 ml वॉल्यूम डिलीवर करेगा पेशेंट की कंडीशन को। तो अगर लंग्स अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 100 ml बराबर से डिलीवर होगा और बच्चा बराबर से वेंटिलेट ऑक्सीजनेट हो जाएगा। लेकिन अगर समझो बच्चे का या फिर पेशेंट के लंग्स का कंडीशन अच्छा नहीं है, तो जैसे जैसे लंग्स डिटोरिएट होते जाएंगे वैसे वैसे वेंटिलेटर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लगाएगा ये 100 ml डिलीवर करने के लिए। तो कभी एक समय ऐसा आ सकता है कि जब पेशेंट को इतना प्रेशर लगे 100 ml डिलीवर करने के लिए कि लंग फट जाए। तो यहाँ पे आपको प्रेशर को मॉनिटर करना होता है। ये आपने कर दिया है सेट। तो आपने वॉल्यूम कंट्रोल में वॉल्यूम सेट किया है 100 ml का, और आपको मॉनिटर करना पड़ेगा प्रेशर। आपको देखना पड़ेगा कि प्रेशर कितना बढ़ रहा है सेम 100 ml डिलीवर करने के लिए। और यहाँ पे आप एक देखेंगे कि एक लिमिट के बाद में बहुत ज्यादा जब प्रेशर लगने लगेगा तो शायद आपको आपके सेटिंग्स में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जब भी आप वॉल्यूम कंट्रोल पे लेते हैं और 100 ml या फिर पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वॉल्यूम सेट करते हैं, तो आपको पेशेंट प्रेशर मॉनिटर करते रहना पड़ता है। दूसरा, हमने देखा था कि ये वेंटिलेटर है, यहां से इंस्पिरेटरी लिम है, ये एक्सपिरेटरी लिम है, और यहां से कनेक्ट करके हमने पेशेंट की ईटी को कनेक्ट किया था। तो यहां पे अगर समझो अपने 100 ml सेट कर दिया बटन इसके ऊपर, वेंटिलेटर के ऊपर 100 ml सेट कर दिया, तो वो 100 ml यहां से डिलीवर कर देगा। लेकिन कहीं से यहां से लीक हो गया है, फिर पेरिट्यूबल लीक है, तो वो उसे कॉम्पेंसेट नहीं करेगा। तो वो 100 ml अगर चला गया तो सर्किट उसे सेंस नहीं कर पाएगा कि 100 ml यहां से निकल गया, यहां से निकल गया। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे इट डजंट कॉम्पेंसेट फॉर लीक compensation absent।
तो जब भी आप वॉल्यूम कंट्रोल सिलेक्ट करेंगे तो आप सेट करोगे वॉल्यूम और आप मॉनिटर करोगे कि उसके लिए प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है। दूसरा, इसमें अगर कोई लीक होती है तो आप इसको कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते। ये मोड लीक को कॉम्पेंसेट नहीं करता, क्योंकि उसने एक बार 100 ml दे दिया तो उसको लगता है कि हाँ उसने उसका काम कर दिया। तीसरा, जैसे मैंने बताया कि अगर लंग के कॉम्प्लायंस अच्छे नहीं है और आपने 100 ml आइडियल टाइडल वॉल्यूम सेट कर दिया है तो एक लिमिट ऐसा आएगा कि अगर लंग्स खराब हो रहे हैं तो प्रेशर बढ़ते जाएगा और वहां पे चांसेस ऑफ बैरोट्रॉमा आ जाएगा। तो वहां पे बैरोट्रॉमा के चांसेस होंगे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके अगर डिसएडवांटेज में देखेंगे तो बैरोट्रॉमा। अब जब आप प्रेशर कंट्रोल मोड सिलेक्ट करते हैं तो आप वहां पे सेट करते हैं प्रेशर्स। तो आप यहां पे सेट करोगे पीआई। पीप दोनों में रहेगा। पीप आपको दोनों में ही सेट करना होता है। पीप का बटन दोनों भी मोड में होगा, लेकिन यहाँ पे आप सेट करोगे पीआईपी। अब पीआईपी आप किस तरीके से सेट करोगे कि आपका डिजायर्ड वॉल्यूम डिलीवर हो जाए। तो आप पीआईपी सेट करोगे और जो मॉनिटर में आप देखोगे टाइडल वॉल्यूम बराबर से जनरेट हो रहा है या नहीं। तो लंग्स की कंडीशन के हिसाब से आप पीआईपी सेट करोगे और मॉनिटर करोगे कि टाइडल वॉल्यूम जनरेट हो रहा है नहीं। अगर समझो धीरे धीरे लंग डिटोरिएट हो रहा है, पेशेंट की कंडीशन डिटोरिएट हो रही है, तो आपको पीआईपी बढ़ाना पड़ेगा ताकि डिजायर्ड वॉल्यूम डिलीवर करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर समझो लंग्स आपने प्रेशर सेट कर दिया है और लंग्स समझो धीरे धीरे डिटोरिएट हो रहे हैं तो डिजायर्ड टाइडल वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा। तो जितना लंग्स वेंटिलेट होना चाहिए उतना नहीं होगा, तो इसे हम कहते हैं हाइपो वेंटिलेशन। तो इसमें रिस्क बढ़ जाता है हाइपो वेंटिलेशन का। ठीक है, क्योंकि हमने प्रेशर सेट किया है और जैसे जैसे लंग डिटोरिएट होगा, जितने प्रेशर हम दे रहे हैं उतने में वो उतना इन्फ्लेट नहीं होगा, तो टाइडल वॉल्यूम उतना जनरेट नहीं होगा और हमको पेशेंट हाइपोवेंटिलेट होगा। तो इसलिए जब भी हम प्रेशर कंट्रोल मोड लेते हैं और उसमें पीआईपी सेट करते हैं तो हमको मॉनिटर करना होता है कि जितना हम टाइडल वॉल्यूम चाहते हैं उतना जनरेट हो रहा है या नहीं। तो इसमें मॉनिटर करेंगे टाइडल वॉल्यूम। तीसरा, अगर समझो पेशेंट ने प्रेशर दिया है और यहाँ पे कहीं पे लीक हो गया है ना, अभी मैंने इसे लिया है प्रेशर कंट्रोल पे और मैंने पीएपी सेट किया है अराउंड 15। अगर 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर मैंने सेट किया है तो वो यहाँ पे अगर कुछ लीक हो जाता है तो वो उतना प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएगा, तो वो और ज्यादा प्रेशर देगा। तो यहाँ पे लीक कॉम्पेंसेशन प्रेजेंट, यहाँ पे लीक को ये कॉम्पेंसेट कर पाएगा, है ना। तो ये लीक कॉम्पेंसेशन यहाँ पे रहेगा। लेकिन जैसे हमने देखा कि ये हाइपोवेंटिलेशन कर सकता है। तो हमने देखा कि बेसिकली मोड्स ऑफ वेंटिलेशन के दो मेन टाइप्स है, वॉल्यूम कंट्रोल और प्रेशर कंट्रोल। वॉल्यूम कंट्रोल में हम वॉल्यूम को सेट करते हैं और प्रेशर को मॉनिटर करते हैं। प्रेशर कंट्रोल पे हम पीआईपी सेट करते हैं और टाइडल वॉल्यूम को मॉनिटर करते हैं। पीडब्ल्यूपी आपको दोनों पे सेट करना है। फिर जो वॉल्यूम कंट्रोल है वो लीक कॉम्पेंसेट नहीं कर पाता, प्रेशर कंट्रोल लीक कॉम्पेंसेट कर पाता है। वॉल्यूम कंट्रोल का प्रॉब्लम ये है कि अगर आप प्रेशर्स को मॉनिटर बराबर से ना करें तो पेशेंट को बैरोट्रॉमा हो सकता है। और प्रेशर कंट्रोल का डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप बराबर से ना देखें कि एडिक्वेट टाइडल वॉल्यूम जा रहा है या नहीं जा रहा है तो पेशेंट हाइपोवेंटिलेट हो सकता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हमने वॉल्यूम कंट्रोल और प्रेशर कंट्रोल देखा है वो एक्चुअल में डिलीवर कैसे होता है। तो इसके पहले कि हम मोड्स के ऊपर जाए, फिर से हमें एक डायग्राम समझनी होगी ताकि हम सारे मोड उसके ऊपर डिस्कस कर सके। तो अगेन ग्राफ को थोड़ा सा सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा। ये प्रेशर है, प्रेशर यहाँ पे हम देख रहे हैं और ये टाइम है। जैसे बच्चे को हम ब्रीथ दे रहे हैं तो उस टाइम में प्रेशर चेंजेस कैसे हो रहे हैं उस हिसाब से हम देखेंगे। तो जैसे हम पीप सेट करते हैं, पीप इज पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, तो लंग्स में प्रेशर कभी भी जीरो नहीं जाता। एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का पीप दे रहा हूं पेशेंट को
तो ये 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन भी पेशेंट के लंग में प्रेशर रहेगा, है ना। इसके बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब भी पेशेंट को वेंटिलेटर ब्रीथ देगा वो इस तरीके से इनिशिएट होगा। ये इंस्पिरेटरी फेज है, ये इंस्पिरेशन में इसको होल्ड करेगा और फिर यहां से एक्सपिरेशन शुरू होगा, लेकिन ये कभी भी 5 के नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 का हमने पीडब्ल्यूपी सेट किया हुआ। ये ब्रेथ है वेंटिलेटर का दिया हुआ, जैसे मैंने बताया यहां से ये इनिशिएट हुआ है, यहां से ये एंड ऑफ इंस्पिरेशन है, ये पूरा इंस्पिरेटरी फेज है, इंस्पिरेटरी होल्ड है, और यहां से ये एक्सपिरेशन शुरू हुआ है। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हमको समझनी है। तो ये जब वेंटिलेटर ब्रीथ देता है तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर समझो यहाँ पे पेशेंट कुछ एफर्ट लेता है मीन्स थोड़ा सा वो इंस्पिरेटरी सांस लेने की कोशिश करता है, तो यहां पे थोड़ा सा प्रेशर डिप होता है, और डिप होने के बाद में यहां से ये ब्रीदिंग उसका शुरू होता है, फिर इंस्पिरेटरी होल्ड और फिर एक्सपिरेशन। तो ये पेशेंट का एफर्ट यहाँ पे हम जो पीडब्ल्यूपी है इसमें थोड़े डिप के हिसाब से वेंटिलेटर पे देख सकते हैं। अभी ये ग्राफिक्स काफी अलग अलग है, उसके लिए हम एक स्पेशल क्लास लेंगे। अभी ये मोड्स समझने के लिए मैं चाहता हूं कि आप ये ग्राफ को समझे। मैं जैसे बोल रहा हूं इसके ऊपर फोकस करें। आपने जो भी चीजें सीखी है अभी तक के वो धीरे धीरे आगे चल के क्लियर होगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे पीप सेट कर दिया, तो ये मिनिमम 5 सेंटीमीटर का प्रेशर हमेशा लंग्स में रहेगा। इसके ऊपर जो यहाँ पे इंस्पिरेशन की शुरुआत है वहां से ब्रीथ डिलीवर होगा, यहां से इंस्पिरेशन शुरू हुआ, इंस्पिरेशन होल्ड रहेगा और फिर ये एक्सपिरेशन शुरू होगा यहाँ पे। तो जो टर्मिनोलॉजीज हमने सीखी है उसमें हम देखेंगे कि ये पीडब्ल्यूपी है और ये जो प्रेशर है ये दिस इज पीआईपी, है ना, पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर जो यहाँ पे पहुंचा है। और जो ड्यूरेशन के लिए ये ब्रीथ है, तो यहां से लेके यहां तक के ये जो है ये पूरा आई टाइम है, तो ये इंस्पिरेटरी होल्ड टाइम है। यहाँ पे इंस्पिरेशन में पेशेंट को इंस्पिरेटरी वॉल्यूम जाता रहेगा और यहां से फिर ये एक्सपिरेशन शुरू होगा। तो इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज है। पहली टर्मिनोलॉजी है ट्रिगर। ट्रिगर मीन शुरुआत। तो ब्रीथ शुरुआत कौन कर रहा है, ब्रीथ की शुरुआत कौन कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि ये ब्रेथ वेंटिलेटर ने दिया है। वेंटिलेटर ने क्यों दिया? क्योंकि आपने एक रेस्पिरेटरी रेट सेट किया हुआ है। तो समझिए अगर मैं रेस्पिरेटरी रेट सेट कर रहा हूं 20 पर मिनट का, तो हर 3 सेकंड के बाद में वेंटिलेटर एक ब्रीथ देगा पेशेंट को। तो जब भी इसका ब्रीथ का टाइम आएगा, 3 सेकंड हो जाएंगे, वेंटिलेटर उसको ब्रीथ देगा। इसे कहते हैं टाइम ट्रिगर। टाइम ट्रिगर क्यों? क्योंकि आपने टाइम फिक्स किया हुआ है उसका वेंटिलेटरी रेट सेट करके। और दूसरा होता है पेशेंट ट्रिगर। पेशेंट ट्रिगर मीन्स पेशेंट ने यहाँ पे रेस्पिरेटरी एफर्ट लिया, वेंटिलेटर ने उसको सेंस किया और पेशेंट को ब्रीथ डिलीवर किया। तो हमने देखा है कि ट्रिगर यहाँ पे टाइम ट्रिगर होता है या फिर पेशेंट ट्रिगर होता है। जब पेशेंट ट्रिगर होता है तो वो इसके प्रेशर में थोड़ा सा डिप दिखेगा और ये दिखेगा। अब ये कितना पेशेंट जब एफर्ट लेगा उसके बाद में ब्रीथ देना है वो आप एक्चुअली सेट कर सकते हो, जिसे कहते हैं ट्रिगर सेटिंग। ट्रिगर आप सेट कर सकते हो। किसी किसी वेंटिलेटर में सेंसिटिविटी करके इसको दिया होता है। तो बेजल फ्लो है और ये जो आपने ट्रिगर सेट कर रखा है इसके डिफरेंस को कहते हैं सेंसिटिविटी। अब ये बहुत ही फाइनर एडजस्टमेंट है जो हम आगे चल के धीरे धीरे कोशिश करेंगे इसको कवर करने में। पर टाइम बीइंग आप ये याद रखिए कि पेशेंट के कौन से एफर्ट में, इतने लेवल का जब पेशेंट एफर्ट लेगा उसके बाद आपको ब्रीथ देना है, ये आप सेट कर सकते हो। तो आइदर किसी वेंटिलेटर में आपको ट्रिगर का बटन मिलेगा, कहीं पे आपको सेंसिटिविटी का बटन मिलेगा। तो बेसिकली दोनों क्या है कि पेशेंट का इतने एफर्ट के बाद में, इतना पेशेंट जब एफर्ट लेगा तभी वेंटिलेटर उसको ब्रीथ देगा। तो ये हो गया ट्रिगर के बारे में। फिर ये इंस्पिरेटरी फेज हो गया। तो इंस्पिरेटरी फेज को एक लिमिट है, ये इसके ऊपर नहीं जाएगा। ये पीआईपी आपने सेट किया हुआ है ना। तो वेंटिलेटर का जो नॉब है आप उसको पीआईपी सेट करोगे या फिर वॉल्यूम कंट्रोल में आप वॉल्यूम सेट करोगे। ये प्रेशर का है
टाइम बीइंग के लिए आप इसी पे फोकस कीजिए ताकि चीजें आसानी से समझ सके। एक सेपरेट क्लास जब हम लेंगे तो वॉल्यूम कंट्रोल में कैसे ग्राफिक्स आते हैं, प्रेशर कंट्रोल में कैसे आते हैं, वो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने इसको लिमिट कर दिया तो ये हो गया पीआईपी, तो इसे कहते हैं लिमिट। इसके ऊपर ये नहीं जाएगा। और यहाँ पे जब इंस्पिरेशन से पेशेंट एक्सपिरेशन की शुरुआत कर रहा है, इसे कहते हैं साइकिल। तो जब भी आप मोड ऑफ वेंटिलेशन सीखना चाहते हैं, आपको ये 3 टर्मिनोलॉजीज पता होने चाहिए, ट्रिगर या सेंसिटिविटी, एक लिमिट और साइकिल। तो अगर आप ये 3 चीजें समझते हैं तो आपको मोड्स ऑफ वेंटिलेशन क्या है और उसमें एक्चुअल क्या डिफरेंस है वो समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहला मोड है इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, आईएमवी, और इसे या फिर कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन, सीएमवी ऐसे भी बोलते हैं। अब ये क्या है? जैसे इसका नाम है कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन या फिर इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। मैंडेटरी मीन्स देना ही है। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें, अगेन यहां पे प्रेशर और ये टाइम। तो जैसे आपने यहां पे पीप सेट कर दिया है, PEEP, और वेंटिलेटर ब्रीथ दे रहा है, वो आएगा। अगर आपने 20 का सेट किया है तो वो हर 3 सेकंड के बाद में ब्रीथ देगा, एक्सपिरेशन शुरू होगा, फिर 3 सेकंड के बाद में वो एक्सपिरेशन देगा, ब्रीथ देगा, फिर 3 सेकंड के बाद में वो इंस्पिरेशन देगा और फिर एक्सपिरेशन शुरू हो जाएगा। ये चलता रहेगा। तो जिस तरीके से आपने वेंटी रेट सेट किया हुआ है और जितना आपने पीआईपी सेट किया हुआ है, उस हिसाब से ये चलता रहेगा। अब इसमें क्या फर्क है कि ये बाकी इससे कैसे अलग है? ये इसमें वो पेशेंट का एफर्ट सेंस नहीं कर रहा है। तो ये इस तरीके से कि किसी के आंख पे पट्टी बांध दिए और उसको पेशेंट को अम्बू करने के लिए दे दिया, तो वो अपने हिसाब से जितना आपने बोला है उतना पेशेंट को वेंटिलेट कर रहा है, पर वो पेशेंट के एफर्ट को नहीं देख रहा है। तो अगर कहीं किसी टाइम पे समझो ये एक्सपिरेशन का फेज है और पेशेंट इंस्पिरेशन लेना चाहता है तो भी वेंटिलेटर कुछ भी सपोर्ट नहीं करेगा। या फिर समझिए पेशेंट एक्सेल करने की कोशिश कर रहा है और पेशेंट का इंस्पिरेशन का टाइम है तो वो फिर भी इंस्पिरेशन देगा। तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट एक्सेल कर रहा है, वेंटिलेटर उसे फिर भी इंस्पिरेटरी फ्लो दे रहा है, तो ऐसे टाइम पे पेशेंट को बैरोट्रॉमा होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जब ये मोड पे पेशेंट को लेते हैं तो हम पेशेंट को पैरालाइज करके रखते हैं। अब जो बेसिक वेंटिलेटर्स है, जो स्टार्टिंग में वेंटिलेटर है, जिनके पास में पुराने वेंटिलेटर होंगे, इन्फेंट स्टार या इस टाइप के, उसमें ये मोड रहता था, इसे कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन बोलते थे। इसमें न्यू वेंटिलेटर्स में ये मोड अभी दिखता भी नहीं है, ये आउटडेटेड हो गया है, क्योंकि आपको पेशेंट के कंफर्ट के हिसाब से वेंटिलेशन देना है ताकि पेशेंट फाइट ना करे। अब पेशेंट अगर वेंटिलेटर के साथ में फाइट कर रहा है, वो एक्सेल करना चाहता है, वेंटिलेटर इनहेल कर रहा है, तो वेंटिलेटर इंस्पिरेटरी फ्लो दे रहा है, तो इसमें डिफरेंस आएगा। इसे कहते हैं असिंक्रनी, कि पेशेंट और वेंटिलेटर में सिंक्रनी नहीं हो पा रहा। तो ये असिंक्रोनी के कारण बैरोट्रॉमा होने के और इम्प्रॉपर वेंटिलेशन होने के चांसेस होते हैं। तो सेकंड मोड ऑफ वेंटिलेशन है असिस्ट कंट्रोल। अगेन असिस्ट कंट्रोल मीन्स ये पेशेंट कंट्रोल ब्रीथ तो दे ही रहा है, जितना आप वेंटिलेटरी रेट सेट करोगे उस हिसाब से, साथ में वो पेशेंट के ब्रीथ को भी असिस्ट कर रहा है। तो अगेन जैसे हमने देखा था कि ये वॉल्यूम कंट्रोल भी हो, वॉल्यूम असिस्ट कंट्रोल हो सकता है या फिर प्रेशर असिस्ट कंट्रोल हो सकता है। तो यहां पे हमने देखा कि ये वॉल्यूम असिस्ट कंट्रोल है या फिर प्रेशर असिस्ट कंट्रोल है। अब इसमें फर्क क्या है? जब आप वॉल्यूम असिस्ट कंट्रोल लेते हैं तो उसमें आप वॉल्यूम सेट करते हो, है ना, और प्रेशर असिस्ट कंट्रोल में आप प्रेशर सेट करते हो। तो जैसे मैंने बोला कि हम टाइम बीइंग के लिए प्रेशर कंट्रोल ग्राफ को ही फॉलो करेंगे ताकि हम चीजों को समझ सके।
तो अगर मैं इसका ग्राफ देखूं, अगेन ये प्रेशर है और ये टाइम स्केल है, पीआईपी मैंने सेट कर दिया है, सॉरी पीडब्ल्यूपी सेट किया हुआ है और मैंने पीआईपी सेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा पीआईपी का सेटिंग किया हुआ है। तो समझिए ये ब्रेथ वेंटिलेटर ने किया, वो यहां से ट्रिगर, टाइम ट्रिगर होगा, यहां तक लिमिट उसकी है, उसके बाद में साइकिल होगा, एक्सपिरेशन में जाएगा और फिर से पीप पे आके रुक जाएगा। इस बीच में समझो अगर पेशेंट ब्रीथ लेता है तो वेंटिलेटर उसको भी असिस्ट करेगा। तो यहाँ पे इसका ब्रीथ आएगा और ये इस प्रकार से डिलीवर होगा। इसका ड्यूरेशन जो हम देख रहे हैं, लिमिट उसका ड्यूरेशन, उसका साइक्लिंग, ये वैसे ही होगा जितना आपने सेट किया है ना। तो ये डिफरेंस हमको समझना है। जब भी पेशेंट ट्रिगर करेगा, पेशेंट ट्रिगर कर सकता है, लेकिन जैसे ही पेशेंट ट्रिगर करेगा वेंटिलेटर उसे पूरा ब्रेथ देगा। ऐसा नहीं है कि उसने थोड़ा सा ब्रेथ लिया तो उसे थोड़ा सा ब्रेथ देके छोड़ दिया है, फिर पेशेंट अपने हिसाब से एक्सपिरेशन शुरू कर सकेगा। पेशेंट अपने हिसाब से सिर्फ इंस्पिरेशन शुरू कर सकेगा, लेकिन जैसे वो इंस्पिरेशन शुरू करेगा असिस्ट कंट्रोल मोड पे उसे पूरा ब्रेथ मिलेगा, पूरा पीआईपी मिलेगा, ये पीआईपी है, पूरा पीआईपी मिलेगा और एक्सपिरेशन भी एट द टाइम ऑफ साइक्लिंग जो आपने सेट किया हुआ है आई टाइम के हिसाब से, उस हिसाब से वो उसको डिलीवर होगा। तो अगर आपने वेंटिलेटर सेट करके रखा हुआ है 20 का और समझो पेशेंट ट्रिगर नहीं कर रहा, तो 20 ब्रीथ तो पेशेंट को देनी ही है। वेंटिलेटर 20 ब्रीथ तो देगा ही। अगर पेशेंट एफर्ट नहीं भी ले रहा है तो समझो पेशेंट पैरालाइज करके रखा हुआ है या फिर पेशेंट के खुद के एफर्ट कुछ भी नहीं है, तो इसमें आप अगर पेशेंट एफर्ट नहीं भी ले रहा तो भी 20 ब्रीथ तो पेशेंट को जाने ही है। लेकिन समझो पेशेंट एफर्ट ले रहा है और समझो उसका ब्रीथ रेट बढ़ के हो गया 40, वो 40 बार रेस्पिरेशन ले रहा है, तो वो 40 भी ब्रेथ को ये वेंटिलेटर मोड असिस्ट करेगा, है ना। इसलिए इसका नाम है असिस्ट कंट्रोल। अगर पेशेंट 40 का रेट ले रहा है तो ये 40 ब्रेथ देगा, अगर पेशेंट 30 का ले रहा है तो 30 देगा, अगर पेशेंट कुछ भी नहीं ले रहा है तो ये सिर्फ 20 देगा, क्योंकि आपने वेंटिलेटर 20 का सेट करके रखा हुआ है। तो जितने पेशेंट अपार्ट फ्रॉम जितने पेशेंट ब्रीथ ले रहा है उतने वो उसको देगा ही देगा। जबकि हमने इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन में देखा था कि पेशेंट के एफर्ट को कुछ भी सेंस नहीं किया जाता। असिस्ट कंट्रोल में हर ब्रेथ को सेंस किया जाता है और उसको असिस्ट किया जाता है, लेकिन जब असिस्ट करते हैं तो उसे पूरा प्रेशर दिया जाता है। जितना पीप आपने सेट करके रखा है उतना पूरा डिलीवर होगा और आई टाइम के हिसाब से वो साइकिल होगा। तो टू कंक्लूड, असिस्ट कंट्रोल में पेशेंट सिर्फ ब्रीथ की शुरुआत करता है, लेकिन वेंटिलेटर उसे पूरा ब्रीथ देगा और आई टाइम के हिसाब से उसको फिर एक्सपिरेशन शुरू करेगा। वो पेशेंट के हाथ में नहीं है, पेशेंट के हाथ में सिर्फ इंस्पिरेशन की शुरुआत है, उसके हाथ में एक्सपिरेशन की शुरुआत नहीं है। और कितना ब्रीथ लेना है वो भी उसके हाथ में नहीं, वो डिसाइड नहीं करेगा, वो वेंटिलेटर डिसाइड करेगा। ये इसे कहते हैं असिस्ट कंट्रोल। जब आप इसमें वॉल्यूम को सेट करते हैं तो उसे वॉल्यूम असिस्ट कंट्रोल करते हैं, और जब आप इसको प्रेशर को सेट करते हैं तो इसे प्रेशर असिस्ट कंट्रोल बोलते हैं। अब तीसरा मोड है SIMV, सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। अब मैंने असिंक्रोनी के बारे में समझाया था कि पेशेंट ब्रीथ लेना चाहता है, वो वेंटिलेटर दे नहीं रहा है, पेशेंट जब एक्सेल करना चाहता है तो पेशेंट इंस्पिरेटरी फ्लो दे रहा है, तो इसे असिंक्रोनी कहते हैं। इसके कारण बैरोट्रमा होने के चांसेस होते हैं। तो ये SIMV क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके पहले मैं 2 ग्राफ बनाना चाहूंगा। जैसे अगर समझो पेशेंट कुछ भी एफर्ट नहीं ले रहा है, पेशेंट के एफर्ट्स फिलहाल 0 है, तो ये प्रेशर का हो गया अपना और यहाँ पे टाइम स्केल, और आपने 20 का वेंटिलेटर सेट करके रखा है, तो अगेन PWP आपको सेट करना है और इसमें फिर पेशेंट ने ब्रीथ लिया, पेशेंट के कुछ भी एफर्ट्स नहीं है तो 3 सेकंड के बाद में फिर से दूसरा ब्रीथ आ जाएगा। तो ये ऐसे ही जैसे इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन था वैसे ही इसको ये डिलीवर करेगा। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट अलग है जो पेशेंट की सिंक्रनी मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें क्या किया इन्होंने
कि यहाँ का जो विंडो है, ये इंस्पिरेशन की शुरुआत के पहले, ये इस टाइम पे अगर पेशेंट कोई भी एफर्ट लेता है तो उसे वेंटिलेटर ब्रीथ डिलीवर कर लेगा। इसके अलावा अगर पेशेंट यहाँ पे ब्रीथ लेता है तो वो ब्रीथ ले सकता है, लेकिन उसको वेंटिलेटर वो ब्रीथ डिलीवर नहीं करेगा। उसको जितना लेना है वो उतना ले सकेगा, लेकिन ये विंडो में, ये इंस्पिरेशन की शुरुआत के पहले अगर पेशेंट इतने पीरियड में, फिक्स ड्यूरेशन में अगर वो ब्रीथ लेता है तो वेंटिलेटर उसको सिंक्रोनाइज कर देगा। मतलब ये जो ब्रीथ यहाँ पे शुरू होने वाला है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। तो अगर समझो मैं ये सेम डायग्राम को यहाँ पे निकालू, तो अगर समझो पेशेंट ने इसमें ब्रीथ ले लिया, यहाँ पे मेरे को यहाँ से ब्रीथ की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन इसने यहीं पे ले लिया तो यहीं से ब्रीथ उसको डिलीवर कर देगा, है ना। लेकिन आपने जब वेंटिलेट 20 का सेट किया है तो वेंटिलेटर सिर्फ 20 ही ब्रेथ पेशेंट को देगा। वो सिंक्रोनाइज कर सकता है, या फिर वो अगर पेशेंट ने ब्रीथ नहीं लिया तो वो 20 मैंडेटरी देगा। अगर पेशेंट इनिशिएट करता है और इस पीरियड में लेता है तो उसे ब्रीथ डिलीवर होगा। लेकिन अगर समझो पेशेंट इस टाइम पे न लेते हुए उसके पहले लेता है, समझो उसने यहीं पे ब्रीथ ले लिया, तो वेंटिलेटर उसको कुछ भी नहीं देगा। ये वेंटिलेटर पेशेंट का एफर्ट ऐसा जाएगा और फिर से पेशेंट अपना, जब उसका ड्यूरेशन आएगा वेंटिलेशन का, जब उसका टाइम आएगा इंस्पिरेशन का, तब वो इंस्पिरेशन देगा। ये ब्रीथ सपोर्ट नहीं होगा क्योंकि ये विंडो में नहीं है। ये विंडो में अगर पेशेंट एफर्ट लेता है इसके पहले जो हमने देखा, तो उसको वो पेशेंट सिंक्रोनाइज करके ब्रीदिंग दे देगा। अब असिस्ट कंट्रोल और एसएमवी में क्या फर्क है? असिस्ट कंट्रोल में हमने देखा कि इर्रेस्पेक्टिव यहां ले रहा, वेंटिलेटर उसको ब्रीथ दे देगा। अगर उसने एफर्ट लिया है, वेंटिलेटर शुरुआत की है इंस्पिरेशन की, तो पूरा लिमिट और साइकिल वेंटिलेटर देगा। सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन एसएमवी में वो सिर्फ 20 ब्रेथ दिए है तो वेंटिलेटर 20 ही ब्रेथ देगा। और अगर वो स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में लेता है तो सिंक्रोनाइज करेगा। इन बिटवीन पेशेंट को अलाउ है, वो ब्रीथ ले सकता है, लेकिन वो ब्रीथ वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं करेगा। वो सिर्फ 20 ब्रेथ को ही सिंक्रोनाइज करके देगा पेशेंट को। तो अगर पेशेंट को आप पैरालाइज कर लेते हो, उसके कुछ भी एफर्ट्स नहीं है, तो एसआईएमवी और असिस्ट कंट्रोल दोनों एक ही है ना। आप फिर उसको असिस्ट कंट्रोल बोलिए, इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन बोलिए या एसआईएमवी बोलिए, सारे ब्रीदिंग सेम है क्योंकि वो वेंटिलेटर अपने सेट वेंटिलेटर रेट के हिसाब से डिलीवर करेगा। अगर हम असिस्ट कंट्रोल और एसआईएमवी में डिफरेंस देखें तो जैसे मैंने बताया था कि असिस्ट कंट्रोल में हर लिया हुआ ब्रेथ सपोर्ट होगा। अगर पेशेंट 40 ब्रेथ इनिशिएट करता है तो 40 ब्रेथ डिलीवर करेगा, वेंटिलेटर 40 ब्रेथ डिलीवर करेगा। लेकिन अगर एसआईएमवी में पेशेंट अगर 40 ब्रेथ लेता भी है तो भी वो 20 ही ब्रेथ को सिंक्रोनाइज करेगा। वो भी अगर वो इस विंडो पीरियड में लेता है तो वो 40 ब्रेथ ले सकता है, लेकिन वो सारे के सारे पूरे डिलीवर नहीं होंगे। उसके जितने एफर्ट होंगे बस उतने ही ले सकेगा। अगर वो पूरा ब्रेथ लेता है तो ही वो ब्रेथ डिलीवर होगा ये टाइम पे, अदरवाइज उसके जितने एफर्ट है बस उतने ही वेंटिलेटर पेशेंट को अलाउ करेगा। तो ये मेन डिफरेंस है एसआईएमवी और असिस्ट कंट्रोल में। अब एसआईएमवी में, एसआईएमवी का इंपॉर्टेंस ये है कि एक विनिंग मोड है, पेशेंट इनिशिएट कर पा रहा है ना। तो जब पेशेंट इनिशिएट करता है तो उसके रेस्पिरेटरी मसल्स काम कर सकते हैं, उसको अलाउ होता है यहाँ पे कि वो ब्रीथ कर सके, है ना। और वो जब ब्रीथ करता है तो रेस्पिरेटरी मसल्स यूज में आते हैं और वो एट्रोपी में नहीं जाते। या फिर जो पेशेंट बहुत ज्यादा क्रोनिकली वेंटिलेटेड होते हैं उनके रेस्पिरेटरी मसल्स भी फिर वेस्टिंग होने लगती है और फिर ऐसे पेशेंट को एक्सट्यूबेट करना मुश्किल होता है। तो ये बहुत पॉपुलर मोड है। बिफोर एक्सट्यूबेशन पेशेंट को मोस्टली हम एसआईएमवी मोड पे डालते हैं, उसके एफर्ट्स देखते हैं और धीरे धीरे फिर हम ये वेंटिलेटर रेट कम करके देखते हैं कि पेशेंट खुद के एफर्ट्स कैसे जनरेट कर रहा है और मेंटेन कर रहा है कि नहीं, और फिर उस हिसाब से हम एक्सट्यूबेशन का प्लान करते हैं। वो भी हम धीरे धीरे आगे के इसमें सीखेंगे। किसी किसी वेंटिलेटर में एसआईएमवी प्लस प्रेशर सपोर्ट ये मोड भी होता है। अगेन ये सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन है। और जैसा हमने देखा था कि एसआईएमवी में
अगर आपने वेंटिलेटर रेट 20 का सेट किया है तो वो 20 ब्रीथ ही सिंक्रोनाइज करेगा। लेकिन अगर आपने ये SIMV विथ प्रेशर सपोर्ट मोड एक्टिवेट कर लिया तो जितने भी पेशेंट के अनसिंक्रोनाइज ब्रीथ है, जो SIMV के रेट के टाइम पे नहीं हो रहे हैं, वो सपोर्ट हो जाएंगे। जैसा हमने बताया था कि ये वेंटिलेटर के साइकिल्स हैं और इसके ये जो विंडो है इसके बीच में अगर पेशेंट ब्रीथ इनिशिएट करता है तो पूरा सिंक्रोनाइज हो जाएगा, पूरा ब्रीथ डिलीवर होगा। लेकिन ये ड्यूरेशन में जो पेशेंट ब्रीथ लेता है उसको भी सपोर्ट हो जाएगा। अगर आपने वेंटिलेट के साथ में आप सेट करोगे यहाँ पे PEEP, PIP और प्रेशर सपोर्ट भी, तो ये एडिशनल सेटिंग इस मोड में एक्टिवेट हो जाएगी। तो जो पेशेंट का मैंडेटरी ब्रीथ हो गया, अगर समझो ये पेशेंट ने जो ब्रीथ किया और आपने प्रेशर सपोर्ट देके रखा है 8 का, तो ये 8 सेंटीमीटर सपोर्ट कर देगा, है ना। और PIP आपने सेट करके रखा है 12 पे, तो वो 12 करेगा, तो ये इतना इसको सपोर्ट कर देगा। ये इसका ट्रिगर, लिमिट और सेंसिटिविटी, ये साइक्लिंग पूरा पेशेंट के हाथ में रहेगा। और फिर जो ये ड्यूरेशन में आएगा वो तो वेंटिलेटर को पूरा सपोर्ट देगा। तो ये जो ब्रीथ बीच में पेशेंट ले रहा है उसका प्रेशर सपोर्ट सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 8 मैंने फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, तो 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर ये इसको भी सपोर्ट करेगा। भले ही वो पूरा ब्रीथ नहीं देगा, धीरे धीरे आप इसकी लिमिट कम कर सकते हो और पेशेंट्स के जो एफर्ट है वो वेस्ट नहीं होते, वो भी वेंटिलेटर सेंस करके उस हिसाब से उसको सपोर्ट कर सकता है। ये भी एक फैंसी मोड है, किसी किसी वेंटिलेटर पे अवेलेबल होता है। CPAP विथ प्रेशर सपोर्ट। अब प्रेशर सपोर्ट का हमको कंसेप्ट समझना है कि प्रेशर सपोर्ट एक स्पेसिफिक सपोर्ट पेशेंट के ब्रीथ को दिया जाता है। समझिए ये पेशेंट अगेन अपना ये प्रेशर स्केलर है और ये टाइम स्केलर है और यहाँ पे आपने सेट किया है PEEP। तो CPAP का मतलब है कंटिन्यूअस पॉजिटिव कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो ये आपने सेट करके रखा हुआ है, तो ये ऐसा पूरा इसी तरीके से डिलीवर होता रहेगा, इंस्पिरेशन में भी और एक्सपिरेशन में भी। इसके अलावा अगर पेशेंट, इसमें जो देखा है कि इसमें पेशेंट का ब्रीथ पेशेंट खुद ले रहा है, तो ये स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग पेशेंट के काम का है। ये पैरालाइज पेशेंट को या फिर जो पेशेंट डीपली कोमेटोज है या फिर जो खुद से रेस्पिरेशन नहीं ले रहा है उसके लिए ये मोड नहीं है। बेसिकली ये विनिंग मोड है। तो पेशेंट को एक्सट्यूबेशन के से पहले हम चाहते हैं कि वो खुद से कैसे रेस्पिरेशन ले रहा है वो देखने के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो इसमें PEEP आपने सेट किया हुआ है और आप प्रेशर सपोर्ट सेट करते हैं। तो जब भी पेशेंट ब्रीथ लेता है तो इनिशियली आप उसको थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट दे सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप प्रेशर सपोर्ट 10 का रख सकते हैं। तो जब भी पेशेंट ब्रीथ लेगा तो एक 10 का सपोर्ट उसको डिलीवर हो जाएगा, है ना। लेकिन ये ब्रीथ का ट्रिगर, इसका लिमिट और साइकिल तीनों पेशेंट के हाथ में है ना। तो पेशेंट उसको ट्रिगर भी कर रहा है, लिमिट भी कर रहा है और साइकिल भी कर रहा है। लेकिन वेंटिलेटर उसको सपोर्ट कर रहा है 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से। तो जितने भी पेशेंट ब्रीथ लेगा वो सारे सपोर्ट हो गए, है ना। तो सारे सपोर्ट हो जाएंगे। आप इसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं। आप उसको 9 कर सकते हैं, फिर 8 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। और 7 के सपोर्ट के बाद भी अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे मेंटेन कर रहा है, उसके सैचुरेशन मेंटेन है, अच्छे से वेंटिलेट हो रहा है, उसका EVG नॉर्मल है, तो फिर आप ऐसे पेशेंट को एक्सट्यूबेट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये ब्रीथ आपको पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखेगा। जो हमको साइक्लिकल ये दिखते थे उस हिसाब से आपको ब्रीदिंग नहीं दिखेगा। पेशेंट अगर 40 का रेट ले रहा है तो 40 के ब्रेथ उसको डिलीवर सपोर्ट होंगे, है ना। तो उस हिसाब से पेशेंट को सिर्फ सपोर्ट होगा, वो पूरा टाइम साइकिल और ये लिमिट उसके हाथ में रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को हम ट्रायल देते हैं और हो सकता है पेशेंट ब्रीद ही ना ले किसी भी कारण से, तो इसमें एक बैकअप वेंटिलेशन होता है। अगर ये पेशेंट ब्रीद नहीं करता कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन में फॉर 20 सेकंड और लाइक दैट, वो भी आप सेट कर सकते हो
तो पेशेंट एक बैकअप वेंटिलेशन पे चला जाता है, तो बैकअप वेंटिलेशन में फिर से वो असिस्ट कंट्रोल में चला जाएगा। तो ये सेटिंग भी इसमें होता है। तो ये एक सीपैप विद प्रेशर सपोर्ट का मोड भी वेंटिलेटर में होता है। ये वीनिंग मोड है और बिफोर एक्सट्यूबेशन हम पेशेंट को देते हैं। ये बेसिक मोड है वेंटिलेटर के। इसके अलावा भी कुछ मोड्स है जो रूटीनली यूज होते हैं और काफी पॉपुलर भी है। उसमें से एक है पीआरवीसी, प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल। तो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, बेसिकली ये वॉल्यूम कंट्रोल ही है, वॉल्यूम असिस्ट कंट्रोल। लेकिन इसमें आप प्रेशर का लिमिट सेट कर सकते हो। तो जैसा हमने देखा है ऑलरेडी कि वॉल्यूम कंट्रोल में अगर लंग धीरे धीरे बैड हो रहे हैं, स्टीफ हो रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डिलीवर होगा और एक समय ऐसा आएगा जब लंग्स में बैरोट्रॉमा हो जाएगा। तो वो ना हो, इसके लिए आप इसको प्रेशर लिमिट एडजस्ट कर सकते हो। प्रेशर लिमिट इसमें आप एडजस्ट कर सकते हो, जिसके कारण बैरोट्रॉमा के चांसेस कम हो जाते हैं। अदरवाइज ये वॉल्यूम कंट्रोल के जैसा ही है, वॉल्यूम असिस्ट कंट्रोल के जैसा ही है। अब एक और डिफरेंस आपको जो समझना है इसमें, कि जब आप वीनिंग कर रहे हैं, समझो पेशेंट इंप्रूव हो रहा है और आप जब आपने उसको वॉल्यूम कंट्रोल में लेके रखा है, तो जैसे जैसे लंग इंप्रूव होंगे उसका वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम जनरेट करने के लिए प्रेशर्स कम लगेंगे। तो जब भी आप वॉल्यूम कंट्रोल पे पेशेंट को डालते हैं और उसके लंग्स इंप्रूव होते हैं, तो प्रेशर्स अपने आप कम होने लगते हैं। आपको बैठ के उसको टाइटरेट नहीं करना होता, राइट। लेकिन अगर समझो आपने प्रेशर कंट्रोल पे उसको रखा है और उसके लंग्स पहले बहुत ज्यादा स्टिफ थे, अभी इंप्रूव हो रहे हैं, तो सेम जो प्रेशर सेटिंग आपने करके रखी है उसमें ज्यादा वॉल्यूम डिलीवर होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको बैठ के वहां पे टाइटरेट करना होता है प्रेशर को एज पर पेशेंट्स और टाइडल वॉल्यूम जितना जनरेट हो रहा है। इसीलिए जब भी पेशेंट अगर आप वीन कर रहे हो तो ये पीआरवीसी मोड काफी काम में आता है। अगर आपने प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल पे डाल दिया, तो जैसे जैसे पेशेंट के लंग्स इंप्रूव होते रहेंगे, वो टाइडल वॉल्यूम कम प्रेशर में जनरेट होगा और प्रेशर अपने आप कम होते रहेंगे। आपको बैठ के उसको टाइट्रेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर लंग्स खराब हो रहे हैं, और आपने वॉल्यूम कंट्रोल पे डाला है, तो वो प्रेशर्स बढ़ते जाएंगे, अनकंट्रोल्ड बढ़ते जाएंगे, वो सेट टाइडल वॉल्यूम डिलीवर करने के लिए, और एक टाइम ऐसा आएगा जब बैरोट्रॉमा हो जाएगा। तो इसके लिए फिर उन्होंने ये पीआरवीसी मोड लाया है, जिसमें आप प्रेशर की लिमिट सेट कर सकते हो। अदरवाइज एक वॉल्यूम असिस्ट कंट्रोल मोड ही है।